हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह इन्वायरमेंट का है, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को कवर अप हम कर चुके हैं, जिसमें कुछ टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। अब हम पार्ट थर्ड में और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें पहला टॉपिक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुर्खियों में क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। इसे ओजोन परत के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2022 में विश्व ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। क्या इसमें आता है? 16 सितंबर को तो ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व स्तर पर मनाते हैं। और इसकी थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में देखते हैं। 1985 में विश्व स्तर पर की सरकारों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए बेना कन्वेंशन को अपनाया था। 1985 में किसको अपनाया था? वियना कन्वेंशन को। इस कन्वेंशन के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सरकारों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत ने सभी उद्योग ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग में 99% की कटौती के लिए मिलकर कार्य किया है। इसके सदस्य भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। इसके अंतर्गत किगाली समझौता किया गया। इसे 2016 में अपनाया गया था। यह 2019 में लागू हुआ था। किगाली समझौते को 2016 में अपनाया गया था और यह लागू कब हुआ? 2019 में। इसने 2047 तक हाइड्रोक्लोरोकार्बन की खपत में 80% की कमी करने वाले के मार्ग में सुझाव दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग का प्रावधान किया गया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने की अधिक क्षमता है। मतलब ये एनवायरनमेंट को, ओजोन परत को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने की अधिक क्षमता होती है। ओजोन परत और ओजोन क्षयकारी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत क्या है? यह समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस की एक परत है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। ओजोन परत का पतला होना। 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण हुआ। ओजोन क्षयकारी पदार्थ में मानव निर्मित रसायन, जिसमें ओजोन क्षयकारी क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, मीथेन। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन में ये ऑप्शन में आएंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह किसकी कितनी मात्रा ओजोन परत के क्षरण के लिए इम्पोर्टेंट है। ओजोन ओडीएस का उपयोग कहाँ अधिक होता है? इसके ओडीएस जो होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं? दैनिक उपयोग में जो हम रेफ्रिजरेटर उपयोग करते हैं, एयर कंडीशनर में, अग्निशामकों में, फोम आदि में होता है। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव कहाँ क्या क्या है? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद के खतरे में वृद्धि, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर होना, कृषि उत्पादकता में गिरावट, स्थलीय तथा जलीय जैव रासायनिक चक्र आदि पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, कि भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध के बारे में। भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब स्टार्ट हुआ था? 1987 में। और भारत कब बना? 1992 में। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अनुसूची के अनुसार सभी ओजोन क्षयकारी पदार्थों से जुड़े लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। भारत ने 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की अभिपुष्टि को मंजूरी दी। किगाली समझौता कब हुआ था? 2016 में प्रस्तावित था और 2019 में इसे लागू किया गया था। तदनुसार भारत को 2028 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना शुरू करना होगा और 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में 2024 से 26 के स्तर में 15% की कटौती करनी होगी। ये इसके बारे में बताएंगे। 2028 तक इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू करना होगा और 2047 तक 2024-26 के स्तर में 15% की कटौती करना। क्या आप जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अब तक सार्वभौमिक अभिपुष्टि प्राप्त करने वाली कुछ संधियों में से एक है और पृथ्वी की ओजोन का लगभग 90% भाग ओजोन परत में मौजूद है।
पृथ्वी की ओजोन का लगभग 90% भाग ओजोन परत में मौजूद है। अब ओजोन परत क्षरण की प्रक्रिया देखते हैं। पहला तो पराबैंगनी किरणें क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती हैं। दूसरा, क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित करते हैं, जिससे ओजोन परत में छेद बन जाता है। इस दौरान क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। किस किस कारण से ओजोन परत का क्षरण होता है? पहला तो पराबैंगनी किरणें अणु से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती हैं। क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित करते हैं, जिससे ओजोन परत में छेद बन जाता है और इस दौरान क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया देखते हैं। ओजोन परत द्वारा पृथ्वी पर किरणों की रक्षा किस तरीके से होती है, यह कहाँ पे पाई जाती है, इसमें डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ओजोन क्षयकारी रसायन कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल रेफ्रिजरेटर सॉल्वेंट के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल रेफ्रिजरेंट सॉल्वेंट में, हेलोन्स अग्निशामक में, मिथाइल ब्रोमाइड कीटनाशक के रूप में। ओजोन अणु CFC अणु की प्रक्रिया है। सुर्खियों में रही ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक। ओजोन क्षयकारी गैस को सूचकांक को जारी करता देश है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे नोआ कहा जाता है। यह सूचकांक 1990 की शुरुआत में दीर्घकालिक ODS की अधिकतम सांद्रता के सापेक्ष इसमें से ओजोन क्षयकारी क्लोरीन और ब्रोमीन की समग्र समतापमंडलीय सांद्रता की निगरानी करता है। ओजोन सांद्रता को आमतौर पर डॉप्सन यूनिट के माध्यम से मापा जाता है। इसका मुख्य निष्कर्ष 2022 में मध्य अक्षांश समतापमंडल में ODS की समग्र सांद्रता 1980 में ओजोन के क्षय में गंभीर माने जाने से पूर्व के स्तर के जैसी है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UN ओशियन कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये सुर्खियों में क्यों रहा? सुर्खियों में देखते हैं हाल ही में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन लिस्बन घोषणा पत्र के साथ समाप्त हुआ। लिस्बन घोषणा पत्र के बाद द्वितीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन समाप्त हुआ। यह एक राजनीतिक घोषणा है। इसका शीर्षक है आवर ओशन आवर फ्यूचर कॉल फॉर एक्शन। इसे केन्या और पुर्तगाल की सह मेजबानी में लिस्बन में आयोजित किया गया था। द्वितीय UN ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहला UNOC 2017 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। जो पहला था वह 2017 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। इसकी मेजबानी फिजी और स्वीडन ने की थी। और द्वितीय के मुख्य निष्कर्ष कौन से हैं? पहला, भारत में तटीय स्वच्छ समुद्री अभियान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। भारत में ने तटीय स्वच्छ समुद्री अभियान के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही भारत ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य करने की भी घोषणा की है। इसके भाग के रूप में विश्व के 150 से अधिक देशों ने महासागरीय आपात को दूर करने के लिए विज्ञान आधारित और नवाचारी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने हेतु सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त की है। यह समिति सतत विकास लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन का समर्थन करती है। यह सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासागर विज्ञान दशक जो 2021 से 2030 के अनुरूप है। पेरिस समझौते 2015 और ग्लासगो जलवायु समझौते को लागू करने के विशेष महत्व पर बल दिया गया है। यह महासागर की बेहतरी, उत्पादकता, संधारणीय उपयोग, सहन क्षमता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। भाग लेने वाले देशों ने 2030 तक समुद्री संरक्षण क्षेत्र के भीतर वैश्विक महासागर के कम से कम 30% भाग के संरक्षण या सुरक्षा और अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों के लिए स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं। यूनेस्को ने इस सम्मेलन के दौरान अपनी प्रमुख रिपोर्ट स्टेट ऑफ द ओशन जारी की। UNOC के दौरान की गई प्रमुख प्रतिबद्धताएं 2030 तक 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना या उसमें वृद्धि करना, मतलब समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण करना 30%। दूसरा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना और समुद्र के अम्लीकरण, जलवायु लचीलापन परियोजनाओं पर अनुसंधान और निगरानी, नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु धन आवंटित करना। UNOC की पहली बैठक 2017 में न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका मेजबानी सदस्य देश थे फिजी और स्वीडन, और दूसरी लिस्बन में की गई। इसके मेजबानी सदस्य देश थे केन्या, पुर्तगाल।
अब आते हैं अगला टॉपिक, इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। सुर्खियों में क्यों है? भारत में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भारत के ने ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च करने की घोषणा की है। इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज के बारे में किसने तैयार की है? इसमें ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग के सह नेतृत्व के विकसित किया गया। इसके उद्देश्य जो निम्नलिखित उपायों के मामले से जो रिक्तता को भरना है, इसमें पहला है मौजूदा बायो रिफाइनिंग मूल्य श्रृंखला में कमी और चुनौतियों की पहचान करके मिशन का समर्थन करने के लिए 8 प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देकर और मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके समग्र पथ का मार्गदर्शन करने में। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन के बारे में MIB मिशन इनोवेशन के तहत 7वां मिशन है। इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। यह कौन सा मिशन है? 7वां मिशन है। इसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है अगले 5 वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में RD&D के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। इसमें सदस्य कौन कौन सा देश है? सह नेतृत्व भारत और नीदरलैंड और मिशन के कोर सदस्य ब्राज़ील, कनाडा, मिशन सहायता समूह, यूरोपीय आयोग और UK। इसका उद्देश्य है एकीकृत बायो रिफाइनरी के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए नवीन समाधानों का विकास और प्रदर्शन करना है। इसका लक्ष्य है 2030 तक 10% जीवाश्म आधारित ईंधन और रसायन और सामग्री के बदले जैव विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना। यह पहल 8 सहयोगी कार्रवाइयों को प्राथमिकता देती है। ये कार्रवाइयाँ निम्नलिखित 3 स्तंभों पर आधारित हैं। पहला, अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन का समर्थन करना। दूसरा, पायलट योजनाओं और प्रदर्शनों में तेजी लाना। तीसरा, नीति निर्माण और बाजार की स्थिति में सुधार करना। मिशन इनोवेशन के बारे में देखते हैं। मिशन इनोवेशन स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय, आकर्षक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक वैश्विक पहल है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन में कार्रवाई निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 10 की योजना बनाई गई है। इस मिशन का सदस्य भारत भी है। मिशन इनोवेशन के जो 7 मिशन हैं उनको देखते हैं। पहला है अर्बन ट्रांजैक्शन, दूसरा नेट जीरो इंडस्ट्रीज, तीसरा मिशन इंडस्ट्रीज बायो रिफाइनरीज, चौथा क्लीन हाइड्रोजन, पाँचवा ग्रीन पावर्ड फ्यूचर और छठवां जीरो एमिशन शिपिंग और सातवां कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। MI में 22 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इस मिशन का पहला चरण 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू हुआ था। इसके दूसरे चरण MI 2.0 को 2021 में शुरू किया गया और अभी प्रेजेंट में कौन सा हुआ है? इसका यह 7वां मिशन हुआ है जो अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। अब आते हैं संबंधित सुर्खियाँ। जो नेशनल फंडेड अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबिलिटी एविएशन फ्यूल और हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, इसका उद्देश्य एविएशन उपयोगों के लिए उन्नत जैव ईंधन में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान, विकास और डेमोन्स्ट्रेशन का समर्थन करना है। हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन ज्वाइंट अंडरटेकिंग तथा मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। यह हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म क्या है? फ्यूल सेल्स एंड हाइड्रोजन ज्वाइंट अंडरटेकिंग तथा मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। यह हाइड्रोजन की मांग और आपूर्ति को अनुकूलित करने वाली एक वैश्विक पहल है। इसके लिए यह ऑन साइट उत्पादन और उपयोग पर बल देता है। साथ ही यह नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और भौगोलिक पहचान को बनाए रखने देते हुए जल की अधिकता वाले में क्षेत्रों में उपयोग पर बल देता है। अब आते हैं मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन। सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली का शुभारंभ किया है। इस मिशन का शुभारंभ पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाएगा। मिशन लाइफ के बारे में ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? गुजरात के केवड़िया में। इसके उद्देश्य क्या है? मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य
पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना के संदर्भ में। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP26 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसका लक्ष्य 2022 से 2027 के दौरान पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यवाही हेतु कम से कम 1 अरब भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिकों को लामबंद करना इसका उद्देश्य है। भारत में कम से कम 80% गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित करता है। इसका लक्ष्य क्या है कि 1 अरब भारतीयों तथा अन्य वैश्विक नागरिकों को लामबंद करना इसका उद्देश्य है। इसमें कम से कम 80% गाँवों और शहरी निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। मिशन की अवधि पंचवर्षीय कार्यक्रम के रूप में चलेगा। इसके तहत हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में 3 मुख्य बदलावों को साकार करने का प्रयास किया जाएगा। 2022-23 में मिशन के तहत चरण 1 पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कार्यान्वयन नीति आयोग पहले वर्ष में मिशन लाइफ को सहायता और बढ़ावा देगा। इसके बाद इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा कुछ बदलावों के साथ लागू किया जाएगा। इसका विजन एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे हानि ना पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली जीने वाले लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है। इसका विजन है एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप है और इसे हानि ना पहुंचाए। ऐसे जीवन शैली जीने के लिए प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री ने P3 मूवमेंट प्रस्तुत किया है। प्रो प्लैनेट पीपल प्रस्तुत किया है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है। इसके अंतर्गत 7 श्रेणियों के तहत जीवन शैली से संबंधित 75 प्रथाओं को सूचीबद्ध किया गया है। मिशन लाइफ के 3 चरण कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। जो चरण है वह प्रत्येक चरण की कार्रवाई स्वाभाविक रूप से अगले चरण में अपनाई जाती है। साथ ही तीनों चरण प्रकृति में समान रूप से एक क्रम में कार्य करते हैं। पहला मांग में बदलाव। पहला चरण जो है मांग में बदलाव। दुनिया भर के लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल किंतु प्रभावी पर्यावरण अनुकूलन कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पहला तो पर्यावरण अनुकूल कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का है। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर मांग में व्यापक बदलाव ताकि हितधारकों को मांगों में बदलाव के अनुरूप आपूर्ति तथा खरीद को अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया जाए। तीसरा, नीति में बदलाव। औद्योगिक और सरकारी नीतियों में व्यापक पैमाने पर बदलाव को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका उद्देश्य भारत एवं दुनिया की मांग और आपूर्ति की गतिशीलता को प्रभावित करके संधारणीय खपत तथा उत्पादन का समर्थन करना होना चाहिए। पहला तो पर्यावरण अनुकूल कार्यों को अपनाना। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर मांग में व्यापक बदलाव। और तीसरा, औद्योगिक और सरकारी नीतियों में व्यापक पैमाने पर बदलाव की बात करता है। इसमें कई चरण दिखाए गए, इनको हम देखते हैं। पहला, ऊर्जा की बचत। 19 कार्रवाइयाँ जैसे LED बल्ब का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना आदि। दूसरा, 15 कार्रवाइयाँ की गई हैं जैसे ट्रिप या टपक सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना, वर्षा जल का संचयन करने वाली संरचना का निर्माण करना। तीसरा, इसके अंतर्गत 11 एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की खपत को कम करना। इसमें 11 कार्रवाइयाँ की गई हैं जैसे बांस से बने टूथब्रश का उपयोग करना, खरीदारी के लिए कपड़े से बने थैले का उपयोग करना। चौथी कार्रवाई में 6 कार्रवाइयाँ हैं जिसमें संधारणीय आहार शैली को अपनाने के संबंध में जैसे खाद्य अपशिष्ट से घर में खाद बनाना, स्थानीय रूप से उपलब्ध व मौसमी और खाद्य को प्राथमिकता देना आदि। पाँचवीं में 11 कार्रवाइयाँ हैं और जैसे अपशिष्ट में कमी करना, स्वच्छता कार्यवाही से संबंधित 11 कार्रवाइयाँ जैसे पुराने कपड़े और किताबें दान करना, पुराने फर्नीचर की मरम्मत, उनका उपयोग और रिसाइकिल करना। जो छठवीं कार्रवाई में स्वास्थ्य जीवन शैली से जुड़ी कार्रवाइयाँ हैं, उसमें 9 कार्रवाइयाँ हैं जैसे प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पेड़ लगाना, प्राकृतिक और जैविक कृषि प्रणाली को अपनाना और ई अपशिष्ट में कमी लाना। ये 7वीं कार्रवाई है जिसके अंतर्गत 4 कार्रवाइयाँ हैं जैसे रिचार्जेबल लिथियम बैटरियों का उपयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें उपयोग में लाना आदि। इसके अंतर्गत 75 प्रथाओं को सूचीबद्ध किया है जिनमें ये सभी 7 क्षेत्रों में है। पहला तो है ऊर्जा की बचत के संबंध में 19 कार्रवाइयाँ, जल की बचत में 15,
और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए 11 कार्रवाइयाँ और संधारणीय आधार शैली को अपनाने में 6 कार्रवाइयाँ और अपशिष्ट में कमी करना के लिए कार्रवाइयों में 11 कार्रवाइयाँ, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना 9 कार्रवाइयाँ और ई अपशिष्ट में कमी लाने के लिए 4 कार्रवाइयाँ की गई हैं। टोटल 75 हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM सुर्खियों में क्यों रहा है? भारत ने शर्म अल शेख में आयोजित 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध किया है। गौरतलब है कि CBAM का प्रस्ताव यूरोपीय संघ द्वारा लाया गया है। CBAM के बारे में, यह यूरोपीय संघ की एक योजना है। यूरोपीय संघ ने CBAM पर विचार 2021 में प्रस्तुत किया था। इसके तहत 2026 में लौह इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम, बिजली, हाइड्रोजन जैसे कार्बन गहन उत्पादों पर कर लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए कार्बन मूल्य और कंपनियों द्वारा अन्यत्र भुगतान की गई कीमत में अंतर को समाप्त करना है। गौरतलब है कि यह EU की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली या इसके घरेलू अनुपालन आधारित कार्बन बाजार के अधीन आने वाली कंपनियों से संबंधित है। CBAM फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का हिस्सा है। इसके तहत यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने की योजना बनाई है। यह कदम यूरोपीय जलवायु कानून के अनुरूप उठाया गया है। इसकी कार्यप्रणाली क्या है? CBAM के तहत यूरोपीय संघ के आयातकों द्वारा कार्बन गहन उत्पादों की आयात पर उक्त उत्पाद के कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना होगा। क्या कहता है? आयात पर उक्त उत्पादों के कार्बन मूल्य के बराबर कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना होगा। इस प्रमाण पत्र का मूल्य यूरोपीय संघ में कार्बन मूल्य का निर्धारण करने वाले नियमों के तहत उस उत्पाद का उत्पादन करने का देय भुगतान बराबर होगा। यदि किसी गैर यूरोपीय संघ के उत्पादक ने उत्पाद के उत्पादन वाले देशों में कार्बन उत्सर्जन के लिए पहले से ही भुगतान कर लिया हो तो यूरोपीय संघ के आयातक अपनी CBAM देयता में इस भुगतान की कटौती का दावा कर सकते हैं। CBAM को कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या है? यह एक प्रकार का कार्बन उत्सर्जन कर है। यह जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य आयातित घरेलू उत्पादों के बीच समान प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। कार्बन लीकेज क्या है? कार्बन लीकेज कंपनियों द्वारा जलवायु संबंधी कम कठोर नीतियों वाले देशों ने अपनी उत्पादन गतिविधियों को स्थानांतरित करने को कार्बन लीकेज कहा जाता है। इससे जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी वैश्विक प्रयास नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। CBAM का महत्व क्या है? इसका महत्व कार्बन लीकेज की समस्या का समाधान करने में सहायक है, नवीनीकरणीय प्रौद्योगिकियों के उपयोग में तेजी लाने में सहायक है। जो देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है उनको अपने जलवायु संबंधी लक्ष्यों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करने में सहायक है। कार्बन लीकेज के कारण वैश्विक स्तर पर की जा रही जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को प्रभावित करने और रोकने में सहायक है। प्रदूषक द्वारा भुगतान के सिद्धांत को कायम रखने में सहायक है। इसके महत्व है, यह सबसे पहले यूरोपीय संघ के द्वारा लाया गया था। CBAM के रूप में हम देखते हैं, इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में आने वाली वस्तुएं शामिल हैं। ऐसी आपूर्तिकर्ता जो यूरोपीय संघ की सदस्य नहीं है और स्टॉप में आयात करने के लिए CBAM प्रमाण पत्र होने चाहिए। क्रेता, ये इसकी प्रक्रिया है कि यह पहले यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है तो यह इससे प्रमाण पत्र लेगा, फिर क्रेता के पास जाएगा जो CBAM प्राधिकरण वार्षिक घोषणा पत्र के द्वारा दिया आपूर्तिकर्ता होता है। यूरोपीय संघ में आने वाली वस्तुओं पर CBAM पर लागू नहीं होगा। इस प्रक्रिया को दिखाया गया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। सुर्खियों में क्यों रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपनी पहली महासभा की बैठक में सोलर फैसिलिटी की मंजूरी प्रदान की है। सोलर फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सोलर फैसिलिटी क्या है? यह एक भुगतान गारंटी तंत्र है। इससे सौर परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। इसके दो वित्तीय घटक हैं। सौर भुगतान गारंटी कोष, यह कोष भुगतान की आंशिक गारंटी प्रदान करता है। यह कोष उन भौगोलिक क्षेत्रों को निवेश को सक्षम करेगा जिससे वर्तमान में निवेश प्राप्त नहीं हो रहा है।
सौर बीमा कोष यह परियोजना के राजस्व अर्जित करने से पहले के चरण में सौर विकासकर्ताओं के लिए बीमा विनिमय के बोझ को कम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी उत्पत्ति इंटरनेशनल सोलर अलायंस संधि आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे भारत और फ्रांस में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। इसे 2015 में पेरिस में आयोजित हुए COP21 में लॉन्च किया गया था। यह सौर संसाधन संपन्न देशों और व्यापक वैश्विक समुदाय के बीच सहयोग के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है। 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1000 मिलियन लोगों तक पहुंचाना, 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। इसका टूवर्ड्स 1000 में कौन कौन से हैं? एक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, 1000 मिलियन लोगों तक पहुंचाना, 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। इसकी सदस्यता में 92 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की है। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में ISA में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया था। ISA महासभा निर्णय लेने वाली एक शीर्ष संस्था है। इसके 110 सदस्य हैं। ISA की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है। ISA के तहत शुरू की गई पहलों में ISA सचिवालय ने ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य ISA सदस्य देशों में प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रयासों का समर्थन करना है। मिड करियर प्रोफेशनल के लिए ISA सोलर फेलोशिप, इसे सौर ऊर्जा परियोजना आदि के प्रबंधन के लिए आवश्यक कुशल और योग्य पेशेवर कार्यबल के निर्माण हेतु आरंभ किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसे आपस में जुड़े नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली का निर्माण करने के लिए आरंभ किया गया था। इसे ISA और विश्व बैंक समूह की साझेदारी में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य अफ्रीका में जरूरतमंद बाजारों में निवेश के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करना है। इस महासभा के दौरान भारत और फ्रांस को ISA के अध्यक्ष व अस्थायी अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है। इससे संबंधित सुर्खियां कौन कौन सी रहीं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बीच समझौता ज्ञापन। विमानन क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए गए। भारत भी इसका सदस्य देश है। उल्लेखनीय है कि ICAO के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदार संगठन बनने के विचार भी भारत ने प्रस्तुत किया था। विमानन क्षेत्र लगभग 2.5 वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। 2015 में भारत की कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन पर अभिसमय के तहत स्थापित किया गया था। इस अभिसमय को शिकागो कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य, यह संस्था विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका मुख्यालय कनाडा के क्यूबेक प्रांत में मॉन्ट्रियल में है। सदस्यता, यह संस्था विश्व की 193 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित और निर्देशित है। इसके मुख्य कार्य राजनयिक अंतर्क्रिया को जारी रखकर ICAO सचिवालय को सक्रिय बनाए रखना है। ICAO महासभा के माध्यम से सरकारों द्वारा निर्देशित और समर्थित नई वायु पहल नीति पर शोध करना तथा नवाचारों का मानकीकरण करना है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लेके आएंगे।